हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को लेकर फोकस्ड होंगे। मैं सूरज वर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं। 2 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए और उसकी प्लेलिस्ट बना दी है जिससे आप इन सारे चैप्टर्स को एक सीक्वेंस में कंप्लीट कर सकें। और इन चैप्टर के रिवीजन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे जिससे कि आप इजीली इन चैप्टर्स को रिवाइज भी कर सकें। चलिए बिना देरी करे अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है हमारा आर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती हुई पृथ्वी। तो चैप्टर की शुरुआत होती है द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब डायरेक्टली हमको लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में बताया गया है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मतलब क्या है। देखिए, हमने लास्ट क्लास में ही समझा था कि जो अर्थ है उसकी 3 लेयर्स हैं मेजर। पहली है क्रस्ट, उसके नीचे है हमारी मेंटल, और मेंटल के बाद जो थर्ड लेयर है उसका नाम है कोर। अब ये जो क्रस्ट है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी, अपर पार्ट ऑफ मेंटल और क्रस्ट, इन दोनों को मिला के हम लिथोस्फेयर बोलते थे। और लिथोस्फेयर वो सॉलिड वाला पोर्शन है जहाँ पे हम लोग रहा करते हैं। लिथोस्फेयर पे ही हमको पेड़ पौधे मिलते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट मिलती है, तो हम लिथोस्फेयर में ही रहते हैं। अब यहाँ हमको ये समझाना चाह रहा है कि जो मेंटल है, क्योंकि ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है या फिर लिक्विड फॉर्म में होता है कहीं कहीं, तो ये जो लिक्विड के ऊपर ये जो फ्लोट कर रहा है सॉलिड वाला पोर्शन, ये सॉलिड पोर्शन पूरा एक पार्ट में जुड़ा हुआ नहीं है, ये छोटे छोटे स्लैब्स में डिवाइडेड है। मतलब जिस सॉलिड पोर्शन पे हम रहते हैं ये क्या है, बहुत मतलब कई सारे स्लैब्स में डिवाइडेड है। इन स्लैब्स को बोला जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स, इसको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ठीक है, तो जो अर्थ का ऊपर का सरफेस है लिथोस्फेयर, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ स्लैब्स में डिवाइडेड है जिसको हम प्लेट बोलते हैं, और इस पूरे को बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो वही हमसे कह रहा है कि जो लिथोस्फेयर है वो ब्रोकन है छोटे छोटे नंबर ऑफ प्लेट्स में, जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। आप ये जान के सरप्राइज होंगे कि ये जो प्लेट्स हैं ये ऐसा नहीं है कि एक जगह पे स्थिर हैं, ये क्या करती हैं, मूवमेंट करती रहती हैं, और बहुत स्लो मूवमेंट करती हैं कि हमको पता भी नहीं लगता। जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, मतलब मानिए एक साल में सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स ही ये मूव करती हैं, इसीलिए इनका मूवमेंट हमको दिखाई नहीं देता है या पता नहीं लगता। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। अब ये कह रहा है कि ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हमने देखी, ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये क्या करती हैं, मूव करती रहती हैं कुछ साल में, मतलब एक साल में कुछ ही मिलीमीटर से मूव करती हैं। तो ये मूवमेंट का कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं इनके नीचे हमको मोल्टन मैग्मा देखने को मिलता है। और मोल्टन मैग्मा कैसे रिएक्ट करता है, आप एग्जांपल के लिए, आपने अगर कभी दूध उबलता हुआ देखा होगा या फिर चाय बनाई होगी, तो चाय आपने देखा होगा कि जब उसके अंदर आप चाय पत्ती डालोगे तो चाय पत्ती क्या करेगी, जब पानी गर्म होगा तो गर्म वाली लेयर्स के साथ पहले ऊपर उठेगी, फिर ठंडी लेयर्स के साथ दोबारा से कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। देखा होगा आपने। तो जो गर्म वाली लेयर्स है उसके साथ ये ऊपर उठेगी और फिर ठंडी लेयर्स के साथ नीचे जाएगी। सेम उसी तरीके से दोबारा से ये गर्म लेयर्स के साथ उठेगी और फिर नीचे जाएगी। तो इस तरीके से आप देखोगे एक सर्कुलर मोशन में ये क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। सेम इसी तरीके से जो हमारा अर्थ के नीचे मोल्टन मैग्मा है वो भी इसी तरीके से रिएक्ट करता है और सर्कुलर मैनर में मूव करता है। वही हमसे कहा जा रहा है, तो द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर एज सोन इन द एक्टिविटी। ठीक है, तो क्योंकि ये जो स्लैब्स है इसके नीचे जो मोल्टन मैग्मा है वो मूवमेंट कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये स्लैब्स जो हैं एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, और यही फोर्स अगर दोनों के एक डायरेक्शन में लगेगी तो ये आपस में पास आने लगते हैं। ये कभी कभी ऐसे होता है एक दूसरे के ट्रांसवर्स घूमते हैं। तो ये प्लेट्स के मूवमेंट है कई टाइप के, अभी हमको ये नहीं समझना, बस हमको इतना समझना है कि ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं ये किस लिए करती हैं, क्योंकि जो नीचे मोल्टन मैग्मा है उस सर्कुलर मैनर में क्या करता है, मूव करता रहता है, इस वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी मूव करती हैं। ठीक है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स अगर अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार और पढ़ लेते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट जो है, द अर्थ्स क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स। तो जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं उसका मतलब क्या है कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो बहुत सारे बड़े बड़े और छोटे छोटे रिजिड इरेगुलर और बड़े बड़े स्लैब से मिलकर बनी है, जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं, विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियन फ्लोर।
जिसमें कॉन्टिनेंट्स भी आते हैं, ओशियन फ्लोर्स भी आता है, यानी कि सारा लिथोस्फीयर ही उसके अंदर कवर होता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी। और अगर कोई भी डाउट आता है आप लोगों को या कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ सर यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम हुई है, ये वाला टॉपिक मेरे को समझ नहीं आया। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब ये जो प्लेट्स मूव कर रही हैं इनकी वजह से हमको सरफेस पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे सपोज कर लो अगर ये दोनों प्लेट्स आपस में क्या कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, तो एक समय ऐसा आएगा ये दोनों आपस में टकराएंगी और ऊपर की तरफ आप देखोगे फोल्ड माउंटेन का क्रिएशन बन जाएगा। जैसे हिमालय एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन का। कभी कभी एक दूसरे से दूर जाएंगी तो बीच का एरिया नीचे धंस जाएगा, लैंडस्लाइड हो जाएगी या फिर ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक दूसरे से बगल से मूव करती हुई जाएंगी तो कभी कभी ऐसा होता है हमको अर्थक्वेक देखने को मिलता है। तो बहुत टाइप के मूवमेंट होते हैं और इन्हीं मूवमेंट की वजह से अर्थ का सरफेस जो है वो चेंज होता रहता है। द अर्थ्स मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज देम। तो जो अर्थ के ऊपर मूवमेंट हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं फोर्सेस के बेसिस पे जो अर्थ के ऊपर रिएक्ट करती हैं। अब बेसिकली जो फोर्सेस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जो अर्थ के अंदर से रिएक्ट करती हैं। अगर ये अर्थ है तो इसके अंदर से जो फोर्सेस रिएक्ट करेंगी जिसकी वजह से अर्थ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं उनको बोलते हैं इंडोजेनिक फोर्स। और कुछ फोर्सेस ऐसी होंगी जो अर्थ की सरफेस पे, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, ये एक रॉक है, अब इसके ऊपर धूप पड़ेगी, पानी पड़ेगा, उसके साथ साथ ये क्या करेगी, टूटेगी, टूटने के बाद सेडिमेंट्स बनेंगे, सेडिमेंट्री रॉक बनेगी, जो हमने लास्ट चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ा था। तो ये जो फैक्टर्स हैं जो अर्थ के ऊपर काम कर रहे हैं इनको बोलेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सो का मतलब होता है बाहर, और जो अर्थ के अंदर से फोर्सेस रिएक्ट कर रही हैं उनको बोला जाता है एंडोजेनिक फोर्स। तो चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेस। तो जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से एक्ट करती हैं उनको एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। तो जो अर्थ की सरफेस पर वर्क करती हैं उन सारी फोर्सेस को एक्सोजेनिक फोर्स बोला जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है अर्थ का जो मूवमेंट है वो बेसिकली दो टाइप की फोर्सेस से होता है, एक होता है एंडोजेनिक फोर्स, एक होता है एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्सेस कौन से थे, जो अर्थ के अंदर से काम करते हैं। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सडन फोर्सेस कि ये जब फोर्सेस रिएक्ट करेंगी तो आपको सडनली चेंजेस देखने को मिलेंगे, और एक होता है डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, और ये कैसी फोर्सेस हैं जिनका हमको स्लो मूवमेंट देखने को मिलता है या स्लो चेंजेस देखने को मिलते हैं इनकी वजह से। अब सडन फोर्सेस में क्या क्या आ जाता है, जैसे अर्थक्वेक एक एंडोजेनिक फोर्स का एग्जांपल है, वोल्केनो ये भी एक एंडोजेनिक फोर्स का एग्जांपल है, लैंडस्लाइड, ये सारे जो आपको फोर्सेस देखने को मिले हैं इनका ओरिजिन कहाँ है, अर्थ के अंदर, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। वहीं जो माउंटेन्स बिल्डिंग हो रही है ये बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि जब आपस में प्लेट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं तो ये ऊपर को उठ जाती है और फोल्ड माउंटेन्स वगैरह का क्रिएशन होता है। तो यहाँ हमसे बस ये कहा जा रहा है कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं ये भी दो टाइप की होती हैं, एक जिनका जो रिजल्ट है आपको वो तुरंत देखने को मिलेगा, और कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो कि स्लो नेचर की हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस पे। ये ऐसी फोर्सेस हैं जो कि अर्थ की सरफेस पर काम करती हैं और इनका काम क्या है, इरोजनल एंड डिपोजिशन। अभी हम आगे डिटेल में समझेंगे इरोजन और डिपोजिशन का मतलब। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, जैसे रिवर, विंड, सी केप्स, ग्लेशियर, इन सब के बारे में ही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। तो जैसा अभी हमने देखा कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो कभी कभी तो हमको सडनली एकदम से मूवमेंट दिखा देती हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत स्लो मूवमेंट शो करती हैं। जैसे सडन मूवमेंट में हमने देखा था अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, इन सब की वजह से एकदम सडनली मास डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है हमको अर्थ की सरफेस के ऊपर। अब वोल्केनो इज अ वेंट या फिर ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली। अब ये जो वोल्केनो होता है ये क्या होता है कि ये ऊपर लिथोस्फेरिक प्लेट है और नीचे यहाँ पे, या ऐसे मान लो ऊपर क्रस्ट है, नीचे मेंटल है, मेंटल से ही जो मोल्टन मैग्मा है वो क्या करता है, अर्थ की सरफेस पर आता है। अभी आने के लिए इसको कोई रास्ता तो चाहिए। अब ये जो इसके अंदर मोल्टन मैग्मा है जो लिक्विड फॉर्म में है, जिसके अंदर एनर्जी है, जो फायरी स्टेज में है, इसको अगर कोई रास्ता मिलेगा, क्रैक्स मिलेगा या कोई
वे मिलेगा जिसके थ्रू ये अर्थ की सरफेस पर आ जाए, तो उसी रास्ते को बोला जाता है क्या, वोल्केनो या फिर वेंट। क्योंकि होता क्या है कि अगर मान लो ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, तो यहाँ से अगर इसको कोई रास्ता मिल गया रॉक्स के अंदर से, तो ये अर्थ की सरफेस पर यहाँ आके जो वोल्केनो है, वोल्केनो के थ्रू ये जो मोल्टन मैग्मा है ये इरप्ट हो जाएगा। तो वही हमसे समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो वोल्केनो है वो एक ओपनिंग है इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच, जिसके थ्रू जो मोल्टन मैग्मा है वो इरप्ट हो जाता है सडनली। जैसे इमेज में हमको दे रखा है कि यहाँ मैग्मा चैम्बर है जहाँ पे मैग्मा भरा हुआ है, ये मेंटल का अपर पोर्शन है, ये क्रस्ट है। तो क्रस्ट में आपको देखोगे ये रास्ता निकल रहा है जिसके थ्रू ये क्या करेगा, इरप्ट करने लग जाएगा। ये जो मोल्टन मैग्मा है इसको निकलने का रास्ता मिल गया, तो यहाँ से गैसेस और एशेस निकलेंगे। क्रेटर जो इसका फेस होता है सबसे ऊपर, इसको क्रेटर बोला जाता है टॉप पे। इवेंट है, रास्ता है जिसके थ्रू जा रहा है, और ये अंदर ही है, इसको मैग्मा बोलेंगे, और जब ये बाहर आ जाएगा तो इसको लावा बोलेंगे। ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ देखिए वर्ड ओरिजिन में बोला है एंडोजेनिक, जो अभी हमने पढ़ा, तो एंडो का मतलब होता है इनसाइड। ये सारी वही फोर्सेस थी जो कि अर्थ के इनसाइड से वर्क करती थी, और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, यानी कि अर्थ की सरफेस के ऊपर या बाहर। आगे बढ़े। सिमिलरली, सेम उसी तरीके से जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं तो अर्थ का जो सरफेस है वो वाइब्रेट भी करता है। दीज वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ, और इन वाइब्रेशंस को बोला जाता है अर्थक्वेक। तो जब ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं आपस में, तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है जिसको हम अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। अब यहाँ समझते हैं फोकस किसको बोलते हैं, एपिसेंटर किसको बोलते हैं। जैसे सपोज करो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, यहाँ से अर्थक्वेक का ओरिजिन हुआ मान लो, तो ये अर्थ के अंदर जो पॉइंट है ना, इसको बोला जाएगा फोकस। और सेम इस पॉइंट के परपेंडिकुलर जब हम जाएंगे अर्थ की सरफेस पर, जहाँ पे हमको पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, हमारे घर देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो जब यहाँ से परपेंडिकुलर हम ऊपर अर्थ की सरफेस पर एक पॉइंट बनाएंगे, तो इस पॉइंट को बोला जाएगा क्या, एपिसेंटर। एपिसेंटर। आई थिंक फोकस और एपिसेंटर में आपको बातें क्लियर होंगी। तो यही हमसे कहा जा रहा है कि द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। क्रस्ट के ऊपर वो प्लेस, यानी कि टॉप पे ऊपर वो प्लेस जहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसे फोकस बोलते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। तो सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर, यानी कि ऊपर जो है वो एपिसेंटर है और नीचे क्या है, फोकस है। सरफेस के ऊपर क्या है, एपिसेंटर, और नीचे क्या है, फोकस। वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। अब जहाँ से जो अर्थक्वेक है वो ओरिजिन होता है, वाइब्रेशंस क्या करती हैं, इसके आउटवर्ड्स मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। जहाँ पे एपिसेंटर होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, और जैसे जैसे जो वेव्स हैं लॉन्ग डिस्टेंस मूव करती हैं, तो इनकी वेव्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है। ग्रेटर डैमेज इज यूजुअली क्लोज टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर। तो जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं तो उसकी पावर क्या है, कम होती चली जाती है। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे फोकस और एपिसेंटर में डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बता सकते हैं। आगे देखिए, हमको कुछ और बातें लिखी हैं कि जो अर्थक्वेक है उसके अंदर जो वेव्स ट्रेवल करती हुई जाती हैं वो बेसिकली 3 टाइप की बताई गई हैं। सबसे पहला है पी वेव, जिसको हम प्राइमरी वेव भी बोलते हैं, या फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी बोलते हैं। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं उनका मूवमेंट क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए कि प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, और तीसरी है लव वेव, एल वेव, और सरफेस वेव। प्राइमरी वेव को लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी बोला जाता है, और सेकेंडरी वेव जो हैं उनको ट्रांसवर्स वेव्स भी बोला जाता है। ट्रांसवर्स जो मूवमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, सांप की तरह। तो जो एस वेव है उसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से है, और जो प्राइमरी वेव्स है उनका मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। इनको हम बड़ी क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमको खाली इतना याद रखना है, जो पी वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, और जो एस वेव्स होती हैं उनको ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है।
और जो एल वेव होती है उसको सरफेस वेव बोला जाता है। ठीक है, 3 टाइप की वेव याद रखनी है, PSL। ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, हालांकि अर्थक्वेक जो है उसको हम पहले से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अर्थक्वेक आने वाला है, बट जो इम्पैक्ट है उसको हम कम कर सकते हैं अगर हम पहले से ही प्रिपेयर्ड हों। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड adopted locally by the people including studying animal behavior। अब कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हाँ अब अर्थक्वेक आने वाला है, या प्रिडिक्शन लगा लेते हैं पहले ही अर्थक्वेक के बारे में। जैसे कि एनिमल के बिहेवियर को हम स्टडी कर सकते हैं, एनिमल जो है वो कुछ अलग तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, स्नेक्स कम टू द सरफेस, सांप देखोगे तो सरफेस पे आना स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ ऐसे नेचुरल तरीके भी हैं जिसमें हम एनिमल्स का मूवमेंट देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ अर्थक्वेक की सिचुएशन आने वाली है। यहाँ एक केस स्टडी है, इसको आप पढ़ लेना। नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ लिखा है द अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड अ सीज्मोग्राफ। अभी तक हमने समझा कि अर्थक्वेक आता क्यों है, क्योंकि जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है उसकी वजह से जो वाइब्रेशंस होती है उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। उसके बाद हमने फोकस और एपिसेंटर का मतलब समझा। फोकस जो था वो अर्थ के अंदर था, और उसी के ऊपर जो अर्थ की सरफेस पे सेंटर था उसको एपिसेंटर बोलते थे। अर्थक्वेक की वेव्स 3 टाइप्स की पढ़ी हमने, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और एल वेव, जिसको सरफेस वेव भी बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि जो अर्थक्वेक आता है इसको मेजर किस तरीके से करा जाता है। तो अर्थ को मेजर करते हैं एक मशीन से जिसका नाम है सीज्मोग्राफ। सीज्मोग्राफ एक मशीन है जो कि क्या करती है, जब वाइब्रेशन होता है अर्थ की सरफेस पर तो इस तरीके से क्या करती है, ग्राफ बनाती है। ज़्यादा अगर तेज होगा तो ज़्यादा बड़ा ग्राफ बनेगा, अगर ज़्यादा पावरफुल अर्थक्वेक है, और अगर कम है तो ऐसे छोटा छोटा ग्राफ बनेगा। तो कुल मिला के सीज्मोग्राफ क्या करती है, एक ग्राफ बनाती है किसका, अर्थक्वेक की वेव्स का। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। उसके बाद क्या करा जाता है, जो रिक्टर स्केल है उसकी मदद से मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जो अर्थक्वेक आया उसने कितनी एनर्जी रिलीज करी, उसको मैग्नीट्यूड बोला जाता है। तो जो एनर्जी है अर्थक्वेक की, यानी कि मैग्नीट्यूड है, उसको मेजर करा जाता है रिक्टर स्केल की वजह से। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर अर्थक्वेक आया 2.0 रिक्टर स्केल पर या उससे कम, तो आपको फील भी नहीं होगा, या फील होगा तो बहुत नाम मात्र का फील होगा कि अर्थक्वेक आया भी था। एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। और अगर 5 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा डैमेज क्रिएट कर सकता है, डैमेज कर सकता है, चीज़ों को गिरा सकता है। और वही अगर 6 या उससे ज़्यादा हो तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और 7 जो है वो मेजर अर्थक्वेक की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया है कि 5 या उससे ज़्यादा अगर अर्थक्वेक होगा तो उसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा होगा, बहुत ज़्यादा वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, नुकसान कर सकता है। तो यहाँ से याद रखना कि जो अर्थक्वेक है उसको सीज्मोग्राफ की मदद से मेज़र करा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए तो जो अर्थक्वेक है उसका मैग्नीट्यूड किससे मेज़र करा जाता है, तो उसका नाम है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल। वहीं एक दूसरा सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो अर्थ के ऊपर जो अर्थक्वेक आता है उसकी इंटेंसिटी कितनी थी। इंटेंसिटी। दूसरा अभी हमने क्या पढ़ा था, मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा क्या, रिक्टर स्केल। और वहीं आपसे इंटेंसिटी पूछी जाए कि इंटेंसिटी किससे मेजर करी जाती है, तो इसका आंसर होगा मर्कली स्केल। ये भी आपको याद रखना है साथ के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि अर्थक्वेक के लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना है। सेफ स्पॉट ढूंढना है, अंडर द किचन काउंटर, टेबल, डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। तो जब भी भूकंप आए आपको क्या करना है, किसी किचन के काउंटर के नीचे या डेस्क के नीचे, टेबल के नीचे छिप जाना है, या फिर किसी कॉर्नर का जाकर सपोर्ट लेना है, या फिर वॉल का। स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस अराउंड चिमनीज, विंडोज दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स। तो ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना है, चाहे वो फायरी प्लेसेस हो जहाँ पे जल्दी से आग लग सकती है, चिमनीज वगैरह हो गई, विंडो या फिर कांच के ऑब्जेक्ट्स हैं, उससे हमको दूर रहना है।
बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंशियली। लोगों को एजुकेट करना कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमको किस तरीके से रिएक्ट करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ कवर होती हैं। तो आई थिंक ये जो अर्थक्वेक वाला टॉपिक है आपको समझ में आया होगा इजीली। नेक्स्ट आगे बढ़ें तो आता है मेजर लैंड फॉर्म्स। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस। जो लैंड फॉर्म्स है, अब देखो अभी तक हमको एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें अर्थक्वेक के बारे में हमने पढ़ा है ना, वोल्केनो के बारे में हमने देखा। अब हमारी आ जाती है एक्सोजेनिक फोर्सेस किस तरीके से काम करती हैं, कि किस तरीके से अर्थ की सरफेस पे चेंजेस क्रिएट करती हैं। तो जो लैंडस्केप है वो कंटिन्यूसली वॉर्न अवे हो जाता है दो प्रोसेस की वजह से, एक होता है वेदरिंग, एक होता है इरोजन। अब यहाँ समझते हैं वेदरिंग और इरोजन का मतलब। अगर ये कोई रॉक है, बहुत बड़ी चट्टान है ये, समय के साथ साथ इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट, उसके साथ साथ इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे या बारिश होगी, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स इसके ऊपर काम करेंगे कि समय के साथ साथ इसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, ये टूटनी शुरू हो जाएगी। और जब ये जिस जगह पर रखी है यहीं पे इसकी ये टूटना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे वेदरिंग। याद रखना कि जिस जगह पर है वहां पे अगर ब्रेकिंग अप होगा इन रॉक्स का तो उसको वेदरिंग बोला जाएगा। उसके बाद ये जो वेदरिंग वाले पार्टिकल्स हैं, जब इनको पानी हवा अपने साथ लेकर जाएगी बहा के, तो जिस प्रोसेस में ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रही है इन सेडिमेंट्स को जो टूटे हैं इस पहाड़ के अंदर से, इसको बोला जाएगा इरोजन। और फिर ये ले जाकर जहाँ पे इनकी पावर कम हो जाएगी पानी की हवा की, ये जाकर जमा करना स्टार्ट कर देंगे, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो याद रखना, अगर रॉक अपनी ही जगह पर, अपने ही प्लेस पर जो रॉक है वो ब्रेकअप हो जाएगी, टूटनी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे वेदरिंग। और जब इसको मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन का, इसको बोलेंगे इरोजन। और जहाँ पर ले जाके ये छोड़ेंगे उसको, जहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे डिपोजिशन। आई थिंक ये तीनों स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। तो वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो अर्थ की सरफेस पे जो रॉक्स हैं वो टूट गई हैं या ब्रेक हो गई हैं, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे वेदरिंग। उसके बाद इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस। तो बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो इन टूटे हुए पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे हवा हो, या फिर आइस। जैसे हम अभी माउंटेन्स में ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आइस भी क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को लेकर जाती है, इन वेदर्ड मटेरियल को। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एटसेट्रा, एंड इवेंचुअली इनको जाकर कहीं और डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इरोजन और डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं। क्योंकि नदियां देखोगे अपने साथ पहाड़ों के पत्थर वगैरह को बहाती हुई लेकर जाती हैं, और जो प्लेन एरिया है वहाँ पे जाकर छोड़ देती हैं, तो वहाँ अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जहाँ पे से गुजरी है वहाँ पे ये उनको काटती हुई जाएगी, तो वहाँ पे अलग लैंडफॉर्म्स बनेंगे। तो कुल मिला के वेदरिंग और इरोजन की वजह से अर्थ की सरफेस पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे अब रिवर के बारे में हमको बताया जा रहा है, वर्क ऑफ अ रिवर, कि एक रिवर किस तरीके से वर्क करती है। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोडेड द लैंडस्केप। तो जो रनिंग वाटर होता है वो क्या करता है, लैंडस्केप को इरोड करता हुआ चलता है। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर एनी हार्ड रॉक और डाउन अ स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। तो वाटरफॉल कब बनता है, जब ये जो रिवर है ये कभी स्टीप, एकदम स्टीप एंगल पे, पहले यहाँ बह रही थी, फिर एकदम से स्टीप एंगल पे क्या करी, नीचे आ गई, क्योंकि यहाँ पे हार्ड रॉक थी, इसको ये रोड नहीं कर पाई, तो यहाँ से डायरेक्ट नदी क्या करेगी, नीचे आएगी, और इसी इसी को हम बोलते हैं वाटरफॉल। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे हार्ड रॉक थी ऊपर, तो हार्ड रॉक को ये कट नहीं कर पाई, तो डायरेक्ट क्या करी, स्टीप एंगल पे नीचे आई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल। एज द रिवर enters the plain, it twists and turns, forming large bands known as meander.
ये जो सांप जैसे स्ट्रक्चर बना लेती है जब ये नीचे आती है, क्योंकि अब इसकी पावर कम हो गई है। अभी तक ये माउंटेन्स में ट्रैवल कर रही थी, जब ये प्लेन एरियाज़ में आएगी तो इसका स्लोप कम होने की वजह से ये क्या करेगी, ऐसे सांप जैसे स्ट्रक्चर बना लेगी, और इसी को मेंढर बोलते हैं। तो वही हमसे कह रहा है कि जब प्लेन एरिया में एंटर करती है तो ट्विस्ट हो जाती है और टर्न हो जाती है, इसकी वजह से बहुत लार्ज लार्ज बेंट्स क्रिएट करती है, जिसको मेंढर्स बोला जाता है। ड्यू टू द कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन along the side of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer. In due course of the time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake, also called oxbow lake. अब यहाँ समझते हैं ऑक्सबो लेक का मतलब क्या है। अभी हमने देखा जब प्लेन एरिया में रिवर आती है तो वो कुछ इस तरीके से क्या करती है, मेंडर्स क्रिएट कर देती है। कभी कभी ऐसे होता है कि ये जो मेंढर है, जैसे यहाँ का एग्जांपल देखना इन दोनों को, कभी कभी ऐसे चलते चलते ये आपस में इतने पास आ जाते हैं कि ये दोनों आपस में मिल गए, और धीरे धीरे ये जो एरिया था जहाँ पे पहले पानी चल रहा था, ये एरिया क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, क्योंकि अब इसने रास्ता दोबारा से ऐसे क्रिएट कर लिया। और यहाँ पे जो पहले ट्रेवल करती थी इसके अंदर पानी भरा रहता था, यहाँ पे एक लेक का फॉर्मेशन होता है। यहाँ समझ लो इस इमेज के अंदर ये मेंढर क्रिएट करा इसने, पहले ये इस तरीके से बहती होगी, बट समय के साथ साथ ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास आ गए, और ये वाला जो एरिया है ये वाला ये अलग हो गया, और यहाँ पे एक लेक का फॉर्मेशन हो गया। तो ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द मेंडर्स, कभी कभी ये आपस में एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक लेक का फॉर्मेशन होता है, जिसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। क्योंकि देखोगे ऑक्स के बो की तरह इसका बैल का जो पैर होता है उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको इसीलिए ऑक्सबो लेक बोला जाता है। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। कभी कभी ऐसा होता है जो रिवर है वो अपने बैंक्स के अपने आसपास के इलाकों में ओवरफ्लो कर जाती है, जिसकी वजह से फ्लडिंग भी देखने को मिलती है नेबरिंग एरियाज में। एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट्स लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक। तो जब भी हमको फ्लड देखने को मिलती है तो अपने साथ साथ बहुत सारी सॉइल के फाइन फाइन पार्टिकल्स, उसके साथ साथ बहुत सारे मटेरियल्स क्या है छोड़कर जाती है नदी, जिसको सेडिमेंट बोला जाता है। और वो कहाँ छोड़ती है, अपने बैंक्स में, यानी कि अपने आसपास के जो इलाके हैं अगल बगल के, वहाँ पे ये मिट्टियाँ जो अपने साथ बहा कर लेकर आती है या फिर कोई भी मटेरियल अपने साथ लाती है उसको छोड़कर चली जाती है। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। तो फ्लड प्लेन का फॉर्मेशन किस वजह से होता है, क्योंकि रिवर्स अपने साथ जो मटेरियल लेकर आती हैं उनको यहाँ डिपॉजिट कर देती हैं, इससे फ्लड प्लेन्स का क्रिएशन होता है। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लिवीज। जो रेज्ड बैंक हैं, अब ये जो कोर्स है यहाँ पे देखोगे ये इलाका थोड़ा सा ऊंचा है, और ये क्यों हुआ है, क्योंकि जब कभी बाढ़ आई होगी, कभी फ्लड आई होगी, तो ये अपना डिपॉजिट्स यहाँ पर छोड़कर चली गई। तो ये जो रेज्ड एरियाज हैं इसको लिवीज बोला जाता है। इन टर्म्स को आपको याद रखना है, मेंढर का मतलब क्या होता है, लिवीज का मतलब क्या होता है, ऑक्सबो लेक क्या होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जैसे ही रिवर जो है सी के पास अप्रोच, समुद्र के पास, सी के पास, ओशियन के पास पहुंचने वाली होती है, द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो इसकी रिवर की स्पीड होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और रिवर जो है वो ब्रेक डाउन होने लग जाती है नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में, जिसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला जाता है। इसको ऐसे समझना कि अगर ये कोई मेन रिवर है, इसके अंदर कोई रिवर आकर मिलती है और अपना पानी इसके अंदर क्या करती है, इसके साथ शेयर करना स्टार्ट कर देती है, तो इसको बोला जाता है ट्रीब्यूटरी। ट्रीब्यूटरी जो कि ट्रीब्यूट दे रही है इसको, नदी को, ठीक है। सेम उसी तरीके से एक दूसरी कंडीशन हो सकती है कि ये एक मेन रिवर है, ये बहती हुई आ रही है, इसका स्लोप कम होने की वजह से, ढलान कम होने की वजह से धीरे धीरे ये क्या कर गई, कई सारे ब्रांचेस में टूट गई, अलग अलग ब्रांचेस, और जो अपना मटेरियल लाई थी वो यहाँ डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया बीच में, जिसकी वजह से ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इसको डेल्टा बोला जाता है। और ये जो स्ट्रीम्स आपस में खूब सारी निकली हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोला जाता है। तो रिवर जब इसका स्लोप कम हो जाता है तो ब्रेकअप होना स्टार्ट हो जाती है इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी। आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्लियर होगा। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड। रिवर इतनी ज़्यादा स्लो हो जाती है कि वो अपना लोड क्या है डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है, और ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म अ डेल्टा।
तो ये जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटरी हैं अपना जो मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट करती जाएंगी, तो इस पूरे को क्या बोलेंगे, डेल्टा। यहाँ आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि यहाँ से एक मेन रिवर आई, कई ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, और ये जो सेडिमेंट्स लाई थी इनको इकट्ठा कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा। अब सी वेव्स के बारे में बता रहा है, उससे पहले यहाँ पे एक बार इमेज में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, इसको पढ़ लेते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। तो हजारों की संख्या में वाटरफॉल हैं, बहुत सारे बड़े भी हैं छोटे भी हैं। तो द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अफ्रीका। अब यहाँ से आपको बिल्कुल एज इट इज इनके नाम याद रखने हैं कि इनकी लोकेशन क्या है। तो जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कहाँ है, साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में, जिसका नाम क्या है, एंजल फॉल्स, पहला पॉइंट। द अदर वाटरफॉल्स, दूसरे वाटरफॉल्स क्या हैं, नाइग्रा फॉल्स, जो कि लोकेटेड है कहाँ पर, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे। इन एंड विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। तो विक्टोरिया फॉल्स, नाइग्रा फॉल्स, और पहला वाला कौन सा था हमारा, एंजल फॉल्स। इन तीनों का नाम और तीनों की लोकेशन हमको याद रखनी है, ये फैक्ट है, ये तो हमको याद करने ही पड़ेंगे। वर्क ऑफ सी वेव्स। अब हम देखेंगे, अभी तक हमने रिवर के बारे में पढ़ा कि रिवर किस तरीके से वर्क करती है, अब देखेंगे सी वेव्स किस तरीके से जो है डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स का क्रिएशन करती हैं। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंड फॉर्म। तो ये जो इरोजनल और डिपोजिशन वर्क करती हैं सी वेव्स, इनकी वजह से ही जो कोस्टल लैंड फॉर्म्स है उनका डेवलपमेंट होता है। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। अब ये जो रॉक्स होती हैं बीच में, समुद्र के बीच में, जैसे ये कोई रॉक है, तो इस पर सी वेव्स लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देंगी। इस पर जब सी वेव्स लगातार स्ट्राइक करेंगी, टक्कर मारेंगी, तो धीरे धीरे यहाँ पे एक होलो लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसी गुफाएं होती हैं। तो सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक करेंगी रॉक्स को, और क्रैक्स के अंदर कैविटी डेवलप हो जाएगी, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे और चौड़े होते जाएंगे। दस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, दे आर कॉल्ड सी केव्स। तो नाम से ही पता लग रहा है, केव का मतलब गुफाएं, मतलब जब ये स्ट्राइक करती रहेंगी तो यहाँ कैविटी डेवलप हो जाएगी और उस कैविटी को बोलेंगे सी केव्स। एज दीज कैविटी, जैसे ही कैविटीज क्या हैं और ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, दस फॉर्मिंग सी आर्क्स। अब सी आर्क का मतलब क्या होता है ये समझना। अभी तक वेव स्ट्राइक कर रही थी रॉक्स के ऊपर और यहाँ पे गड्ढा बना, लेकिन वो गड्ढा आर पार नहीं था। बट यहाँ पे देखोगे तो आपको जो पानी अब ट्रेवल कर रहा है वो पूरा आर पार चला जा रहा है, यानी कि पूरा इस तरफ से उस तरफ पूरा गड्ढा कर दिया है। और ऊपर लेकिन अभी हमको छत भी दिख रही है इसके, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको आर्क बोलेंगे, सी आर्क, आर्च। और ये सी केव है, केव के अंदर आर पार नहीं होता, और आर्क के अंदर पूरा पानी आर पार जा सकता है दूसरी तरफ। फर्दर इरोजन ब्रेक अप द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, दीज वॉल्स लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। अब धीरे धीरे क्या होगा, समय जैसे जैसे बीतेगा तो धीरे एक समय ऐसा आएगा कि ये जो ऊपर की रूफ है इसकी, ये गायब हो जाएगी, गिर जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी। तो हमको ये खाली क्या मिलेगा, ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे वॉल जैसे, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, तो इसको बोलेंगे स्टाक। तो तीनों एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले केव्स का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद धीरे धीरे ये कैविटी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा पूरा आर पार इसको क्या करेगी, क्रॉस कर देगी। तो इसको बोलेंगे सी आर्क, इस वाले स्ट्रक्चर को। उसके बाद जब इसके ऊपर की रूफ भी गायब हो जाएगी तो ये जो स्ट्रक्चर बनेंगे वॉल्स के खड़े हुए, तो इसको स्टाक बोलेंगे। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। अब एक नया कंसेप्ट आता है सी क्लिफ। अभी समझते हैं सी क्लिफ क्या होता है। जैसे मान लो ये सी है, ये समुद्र है। कभी कभी हमको देखने को मिलता है जो बॉर्डर होता है, मतलब जो कोस्टल एरिया होता है, वहाँ पे एक ऐसे स्टीप बिल्कुल खड़ा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है चट्टान का, जिसको बोलते हैं सी क्लिफ, सी क्लिफ। अब देखो पढ़िए इसको। द स्टीप रॉकी कोस्ट, ये क्या है, एकदम स्टीप है और रॉकी कोस्ट है, ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर, सी वाटर से ऑलमोस्ट देखोगे वर्टिकली खड़ा है, और इसको बोलते हैं सी क्लिफ।
द सी वाटर डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। और जिस तरीके से रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लाकर डिपॉजिट कर रही थी, उसी तरीके से जो सी वेव्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, सेडिमेंट्स को लाकर अपने शोर्स में डिपॉजिट कर देती हैं, जिससे क्या होता है, बीचेस का फॉर्मेशन होता है। तो आई थिंक सी वेव्स का आपको वर्किंग समझ में आ गया कि सी केप्स क्या होती हैं, सी आर्च क्या होता है, स्टैक्स क्या होते हैं, सी क्लिफ क्या होता है। क्योंकि यहाँ से बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछा जाता है कि बताओ सी आर्च का एग्जाम्पल है या सी केप्स का एग्जाम्पल है, आपको कोई स्टेटमेंट दे दी जाएगी, तो आपको बिल्कुल अच्छे से इन चीज़ों को पढ़कर जाना है। नेक्स्ट आते हैं वर्क ऑफ आइस। तो यहाँ हमको बोला जा रहा है ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू रोड द लैंडस्केप बाई बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोर्ट द सॉलिड रॉक बिलो। अब क्योंकि जो ग्लेशियर होते हैं वो रिवर्स होते हैं आइस के, तो जब ये रिवर्स का लोड बढ़ता है तो ये क्या करती हैं, ये बहना शुरू कर देती हैं। हालांकि ये सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में रिवर्स नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में रिवर्स फ्लो कर रही हैं, बट जब ये फ्लो करती हुई जाती हैं तो ये भी अपने साथ साथ जो मटेरियल्स हैं चट्टानों के, उनको इरोड करती हुई अपने साथ लेकर कैरी करती हुई जाती है। तो ये क्या करती है, बुलडोजिंग करती है सॉइल को। अब इसके रास्ते में चाहे सॉइल आए चाहे सॉलिड रॉक पार्टिकल आए, उनको क्या करती है, अपने साथ बहाकर ले जाती है। ग्लेशियर्स कार्व्ड आउट डीप होलोज देयर, और बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी क्रिएट कर देती है। एज द आइस मेल्ट दे गॉट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स। अब यहाँ जहाँ पे इसने बहुत सरफेस को इसको इरोड कर दिया था, अब यहाँ पे क्या होगा, जब बर्फ पिघलेगी तो यहाँ पे लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, वही हमसे कहा जा रहा है। द मटेरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक, चाहे वो बिग हो चाहे स्मॉल हो, सैंड हो सिल्ट हो, ये जब डिपॉजिट करेंगे तो इन डिपॉजिट्स को बोलते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। तो यहाँ याद रखने वाली बात क्या है कि जो मोरेन्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, जो भी ग्लेशियर अपने साथ सेडिमेंट्स बहा कर लेके आएगा, उनको अगर डिपॉजिट कर देगा तो ये जो सेडिमेंट्स लेकर आया है, उन सेडिमेंट्स को ही ग्लेशियल मोरेन्स बोलेंगे। तो इन डिपॉजिट्स को क्या बोलेंगे, ग्लेशियल मोरेन्स। ग्लेशियल मोरेन्स आर द डिपॉजिट्स कॉज्ड बाय द ग्लेशियर्स। नेक्स्ट आते हैं वर्क ऑफ विंड। विंड किस तरीके से वर्क करती है, सरफेस को चेंज करने का काम करती है। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, क्या आप कभी डेजर्ट को विजिट करा है। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स की कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करने की कोशिश करें। तो यहाँ जो हमको ये दिख रहे हैं ना टीले, ये सैंड ड्यून्स ही है। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। तो डेजर्ट एरियाज में जो इरोजन और डिपोजिशन का काम करता है, वो मेजर काम कौन करता है, विंड। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। रॉक्स जो हैं वो किस फॉर्म में हमको देखने को मिलती हैं डेजर्ट एरियाज में, मशरूम शेप में, इसलिए इनको मशरूम रॉक्स बोला जाता है। क्योंकि ये जो रॉक्स है इनका शेप मशरूम जैसा होता है, इसलिए तो इनको मशरूम रॉक बोला जाता है। क्योंकि डेजर्ट एरियाज में जो हवा चलती हैं, ये नीचे वाले एरियाज को पहले इरोड करती हैं, लोअर सेक्शन को सबसे पहले इरोड करती हैं, तो इसलिए नीचे वाला एरिया पतला हो जाता है, ऊपर का चौड़ा हो जाता है और ये मशरूम जैसी शेप ले लेता है। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, तो अपर पार्ट से ज़्यादा लोअर पार्ट को इरोड कर दिया, इसलिए वो मशरूम जैसा दिखने लगता है। देयरफॉर such rocks have narrow base and wider top. When the wind blows, it lifts and transports sand from place to another place. तो जब हवाएं चलती हैं तो एक जगह से दूसरी जगह विंड सॉइल को, मिट्टी को क्या करती हैं, सैंड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर ट्रेवल करती रहती हैं। When it stops blowing, the sand falls and get deposited in low hill-like structure. These are called sand dunes. और जब हवाएं स्टॉप होती हैं या उनकी पावर या स्पीड कम हो जाती है तो ये लो हील्स बना लेती हैं, छोटे छोटे हील्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स, जो कि हमको 3.9 के अंदर इमेज के अंदर दिखा रखा है। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब होता क्या है कि मिट्टी के सैंड के साथ साथ कुछ ऐसी भी मिट्टी, मतलब धूल मिट्टी होती है जो कि बहुत हल्की होती है। तो ग्रेन्स जो हैं अगर वो बहुत ज़्यादा फाइन होंगे, लाइट होंगे, हल्के होंगे, तो ये विंड क्या करती है, कई किलोमीटर्स तक, हजारों किलोमीटर तक लेकर जाती है हवा अपने साथ इन सारे सैंड के फाइन पार्टिकल्स को। और जब इन सारे सैंड के पार्टिकल्स को वो कहीं और लार्ज एरियाज में डिपॉजिट करती है तो उसको लुइस बोला जाता है। और ज़्यादातर जो लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लुइस हैं वो चाइना के अंदर फाउंड करे जाते हैं।
तो लुइस जो है वो डेजर्ट एरिया से बाहर हवाएं अगर निकल चुकी हैं, मान लो ये क्या था, डेजर्ट था, बट डेजर्ट के अंदर से जो हल्की सैंड थी उसको हवा लेकर दूर दूर ले गई किसी दूसरे इलाके में जहां पर डेजर्ट नहीं था, और वहां पे इन सारी धूल मिट्टी को इसने डिपॉजिट कर दिया, तो वहां पे जो फॉर्मेशन होगा उसको लुइस बोलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, लुइस। तो यहाँ ये चैप्टर हमारा होता है समाप्त। आई थिंक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और मैंने बहुत कोशिश करी है कि आपको डिटेल में समझाऊँ हर चीज़, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे 1% भी। तो एक बार इसके MCQ देख लेते हैं, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत हमको बचा भी होगा 1% कन्फ्यूजन तो वो भी दूर हो जाएगा। विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स। इनमें से कौन सा इरोजनल फीचर नहीं है? तो सी क्लिफ जो होता है, सी क्लिफ जो स्टीप स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं। तो सी क्लिफ किसकी वजह से हुआ? इरोजन की वजह से ही तो हुआ है, तो ये तो इरोजनल फीचर का एग्जाम्पल है। बीच, ये इरोजनल फीचर का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि जब इरोजन होता है तो वहां पर डैमेज होता है, बट इरोजन बीच क्या होता है, ये तो डिपोजिशन की वजह से होता है, क्योंकि अपने सेडिमेंट्स को सोर्स में जाकर डिपोजिट कर दिया, तब बीच का फॉर्मेशन होता है। तो ये डिपोजिशन का एग्जाम्पल है, ना कि इरोजन का। तो यही हमसे पूछा जा रहा था। सी केव्स किस लिए बनती हैं? क्योंकि ये भी इरोजन करती हैं जो सी वेव्स, उसकी वजह से सी केव्स का फॉर्मेशन होता है। आई थिंक पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा। द डिपोजिशनल फीचर ऑफ द ग्लेशियर इज, ग्लेशियर जब चीजें डिपॉजिट करता है तो उस डिपोजिशनल फीचर को क्या बोलते हैं? मोरेन्स। फ्लड प्लेन्स जो है वो डिपोजिशनल फीचर किसका है? रिवर्स का। बीच क्या है? डिपोजिशनल फीचर किसका है? सी वेव्स का। और मोरेन्स जो है वो ग्लेशियर का डिपोजिशनल फीचर है। विच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ की वजह से क्या होता है? फ्लड प्लेन सडन क्रिएट होते हैं? नहीं। फोल्डिंग सडनली होती है? नहीं। ये एक डायस्ट्रॉफिक फोर्स का एग्जांपल है। तो वोल्केनिक इरप्शन या वोल्केनो क्या है? सडन मूवमेंट का एग्जांपल है। मशरूम रॉक्स, मशरूम जो रॉक्स होती हैं वो हमको कहाँ मिलती हैं? डेजर्ट के अंदर। ऑक्सबो लेक आर फाउंड इन, ऑक्सबो लेक्स जो बनती थी वो कहाँ पर बनती थी? याद करो, ऑक्सबो लेक्स जो रिवर वैलीज होती थी वहां पर, जब मीएंडर्स क्रिएट होते थे और ये आपस में कोलैप्स कर जाते थे, मिल जाते थे, तो ये वाला एरिया अलग हो जाता था, इसको ऑक्सबो लेक बोला जाता था। तो आई थिंक ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।